हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल चीज़। हमने आपको बताया था जो चैप्टर है वो हमारा है पोटेंशियल, ठीक है, और कैपेसिटेंस। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर 2 है आपके सिलेबस में, वो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली पोटेंशियल के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं और कैपेसिटेंस के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, पिछला भी हमारा इतिहास ऐसा है कि हम कैपेसिटेंस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में प्लस का साइन बना हुआ है, सिर्फ आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। आप कहोगे सर प्लस के साइन के बारे में इतना आज की क्लास में कैसे पढ़ा दोगे आप? तो यही है, मैंने लास्ट क्लास खत्म होते होते आपसे बताई थी कि एक ऐसा टॉपिक है जो इन दोनों टॉपिक्स का कनेक्शन जोड़ता है। मतलब इन दोनों टॉपिक के बीच का इंटरमीडिएट टॉपिक है। मतलब हम यहाँ से यहाँ की ओर स्विच हो जाएं तो स्विच डायरेक्ट ना हो, एक माध्यम से स्विच हो रहे हैं, एक मीडियम से स्विच हो रहे हैं। उसी मीडियम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे ईयर नहीं याद है आपको जानकारी की, लेकिन बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, केवल इसमें थ्योरी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन ये 1 साल 5 नंबर में पूछा गया है। 1 साल ये टॉपिक जो है 5 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई का पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं जो केवल एक कनेक्टिंग बॉन्ड होते हैं दो टॉपिक के बीच के, और उनको भी बोर्ड एग्जाम पूछता है। एक्चुअली ये कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर की। अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स में बांटा गया है। उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे, और उन सब पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो समझ में आ जाएंगी, जो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, उनकी पूरी समरी है वो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप जान लीजिए कंडक्टर क्या होता है। आपको बहुत पहले ही मैंने कंडक्टर के बारे में कई तरीकों से पढ़ा रखा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूं। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो नॉर्मली उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हैं कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो वैलेंस शेल को छोड़कर इधर उधर फ्री होकर मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर वो हेयर देयर मूव करते हैं इनसाइड द मेटल। वो मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो कहने का मतलब हुआ कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, जो चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी होती है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मोबाइल होते हैं, इनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में आप जान गए। इसी तरीके से इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इन्हीं कंडक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं अभी इस क्लास में आज की। तो कुछ पॉइंट्स हैं कंडक्टर के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इन कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर का पीस है, ठीक। तो इसमें आपके लिए जानना ये जरूरी है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो मूव करे। एक बात का आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो मूव करे। तो इसमें केवल एक ही चार्ज पार्टिकल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो मूव करता है। इसमें दोनों चार्ज पार्टिकल नहीं होते कि पॉजिटिव भी मूव कर रहा है, नेगेटिव भी मूव कर रहा है। ओनली वन चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, वही मूव करता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स में। वेरी क्लियर। अभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर और भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं। आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, ब्रीफ हिस्टोरी आप उसकी बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एक चार्ज पार्टिकल होता है H+, इसका नाम होता है होल। इसका नाम होता है होल। ये कहाँ मिलता है? जब हम सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे हो, कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो मटेरियल्स होते हैं, जब हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है जो मूव करता है, कंडक्टिविटी करता है, और एक होल भी होता है जो मूव करता है और कंडक्टिविटी करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विड कंडक्टर की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की, केमिस्ट्री में आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी
जिनको हम लिक्विड कंडक्टर्स भी कहते हैं, उसमें भी दो प्रकार के कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टिंग या कह सकते हो चार्ज कैरियर्स होते हैं, सही नाम इनका चार्ज कैरियर्स है। दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक हमारा होता है कैटायन और एक हमारा होता है एनायन। कैटायन और एनायन दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब प्लस और माइनस दोनों तरीके के हो सकते हैं। मतलब जैसे H प्लस और Cl माइनस, ये दोनों एक एक्चुअली एक तरीके का केमिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स पाए जा सकते हैं। तो ये कहानी भी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स की। मैंने आपको एक कंडक्टर बताया जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, मैंने आपको एक कंडक्टर बताया जो लिक्विड कंडक्टर है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बाकी नॉर्मली हमारा जो कंडक्टर है जिसको हम लोग जानते हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट, ये हमारे परमानेंट कंडक्टर्स है जो हमारे परिवार का हिस्सा हो गए, हमारे जीवन का हिस्सा हो गए। ठीक, तो इनके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो आइए हम लोग अब इस कंडक्टर की थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि समय को गंवाना सही नहीं है। तो आप लोग आज देख रहे हैं पार्ट 6, ठीक है। इससे पहले आपने 5 पार्ट्स को देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे पार्ट समझ में आए होंगे। और अगर आप बिल्कुल भी लेसन को स्किप कर रहे हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक एक लेसन को प्रॉपरली देखिए और एक काम जरूर करा करिए कि हमें ज़रूर बताया करिए कि आपका जो क्लास लगी वो कैसे लगी। मैं देखता हूँ कि 200, 300, 400 लोग आराम से देख जाते हैं एक एक दिन में लेसन्स को, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कि उनको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा फीडबैक देते हैं, उनका कहना है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो एकदम रिलैक्टिव क्लास लगती हैं, मुझे लगता है कि आप सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ऐसे वो सपोर्ट देते हैं। मेंटल सपोर्ट है ये हमारे लिए एक प्रकार का। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाया करिए, आप लोग वहाँ पर बताया करिए कि किस तरीके से आप हमारी जो लेक्चर्स हैं उनको देख रहे हैं और कैसे आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, इस चीज़ को ज़रूर बताया करिए जब आप वहाँ पर कमेंट करते हैं। देखिए, जो कमियाँ हैं उनको आप फ्रेंकली बता दीजिए कि सर ये चीज़ यहाँ पर लैक हो रही है, इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी एक मेंटली, मैं एक तरीके से मेंटेन हो जाता हूँ आपको साथ खड़े होने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर आप लगे रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर का एक हिस्सा आप खत्म कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर का दूसरा हिस्सा हम आज की क्लास में स्टार्ट ही कर चुके हैं और जल्दी ही सेकंड चैप्टर भी हमारा निपट जाएगा और थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग लगे रहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कंडक्टर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, एक होती है कंडक्टिविटी इन द कंडक्टर। कंडक्टिविटी इन द कंडक्टर के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्ट करने लगते हैं, जैसा कि आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। जब ये कंडक्ट करने लगते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्लास 10 में आप ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। जब ये कंडक्ट करने लगते हैं तो इन्हें करंट कहते हैं। लेकिन जब बात कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, ऐसा कुछ मान लीजिए। इस हेडिंग का मतलब ये है कि मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज जो हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रुके हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट फ्लोइंग, वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से हमको उनकी स्टडी करनी है कि वो फ्लोइंग नहीं है, वो बह नहीं रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से हमको इनकी स्टडी करनी है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर एक प्रकार से कंडक्टिविटी इन द कंडक्टर का उल्टा है। कंडक्टिविटी इन द कंडक्टर जो होता है उसका जस्ट उल्टा है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो उसे करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब रुके हुए होते हैं कंडक्टर्स में तो क्या होता है, इस चीज को पढ़ना है। जी हाँ, हमारे पास अगर ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर कोई चार्ज है, वो चार्ज वहां पर रुका हुआ है तो वहां क्या होगा, इस चीज को पॉइंट वाइज हमें पढ़ना है और पॉइंट वाइज आप नोट भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप डालेंगे वो जल्दी से डालिए। एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज नोट भी करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर का सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो चीज हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर में आया था और 5 पॉइंट्स लिखने को दिया गया था बोर्ड एग्जाम में, जब सबसे पहली बात ये आया था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि इनसाइड अ कंडक्टर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन।
इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब यहाँ रुके हुए चार्जों की वजह से जो फील्ड है, इसको आप चाहें तो अभी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो चार्ज तो रुके हुए ही हैं। तो आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे आपका ये कंडक्टर है, ठीक, कहा जा रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर मतलब इनसाइड कोई भी फील्ड नहीं होगी, मतलब इसके अंदर जो ई की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होगा सर जी, किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड क्यों जीरो होगी? ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब मैं जानकारी के लिए आपको और बता देता हूं। एक्चुअली नॉर्मली जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जब कभी भी उनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे हमारा ये कंडक्टर है, ठीक, ये किसी वजह से चार्ज हो गया, ठीक, तो जब ये चार्ज हो जाता है तो इसके जो चार्जेस हैं, मतलब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज आ गया, जो इसका चार्ज होता है, ये चार्ज इसकी पूरी बॉडी पर इस तरीके से अरेंज्ड हो जाता है कि उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो जिनका मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि इसकी फील्ड इधर की ओर हो जाएगी, इसकी फील्ड इधर की ओर, तो दोनों दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है, मतलब चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो चार्जेस इस कंडक्टर पे रुके हुए होंगे, मतलब एक पोजीशन लिए होंगे। तो इस कंडक्टर पे जब चार्ज हुआ होगा कंडक्टर, तो इस कंडक्टर पे जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तो चार्जेस कुछ इस तरीके की पोजीशन ले लेते हैं कि एक दूसरे की जो नेट फील्ड है उसको वो कैंसिल आउट कर देते हैं, और जब एक दूसरे के नेट फील्ड को वो कैंसिल आउट कर देते हैं तो अंदर की जो नेट फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है? जीरो। जैसे इन दोनों चार्जेस की जो बीच की फील्ड है वो जीरो है, लेकिन अगर आप फील्ड यहां निकालने जाएं तो आप पाएंगे कि इसकी फील्ड इधर की ओर है और इसकी भी फील्ड इधर की ओर है, तो यहां की जो फील्ड होगी वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, बाहर की जो फील्ड होगी वो जीरो नहीं होगी, इन दोनों चार्जेस की मदद से आप समझिए। तो इसमें जो चार्जेस का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से हो जाता है कि जो अंदर की नेट फील्ड हो जाती है वो जीरो होती है, लेकिन बाहर की फील्ड जीरो नहीं होती है। कंडक्टर के नियर अगर आप कहीं फील्ड निकालने जाएंगे, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने जाएंगे, कोई पॉइंट पे है, तो वहां की फील्ड जीरो नहीं होगी, लेकिन जो अंदर की फील्ड है वो 100% क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप पहला पॉइंट सबसे पहले नोट करेंगे, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये पहला पॉइंट है हमारा, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझने। लेकिन अगर यही कंडक्टर्स, अगर यही चार्ज कैरियर्स अगर फ्लो करने लगे, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, तब अंदर और बाहर हर जगह फील्ड होगी, ये कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो जाएगा। E इक्वल्स टू जीरो इनसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा जैसे ही ये चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लगेंगे, जैसे ही करंट का फ्लो होने लगेगा, ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय चार्ज कैरियर्स चाहे इनसाइड के हो चाहे आउटसाइड के हो, सब जगह के मूव करेंगे, वो जो हमारा नॉर्मल अरेंजमेंट होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था हमारा, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अब दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, at the surface of the conductor, at the surface of the conductor, at every point, electrostatic field must be नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये कौन सी भाई बात आ गई? अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है ये पॉइंट कि एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कैसा है? चार्ज कंडक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, एट द सरफेस, ठीक, ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ये चार्ज कंडक्टर है। एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ऐसा कुछ, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये चार्ज है। चार्ज होने का मतलब इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज ऑन द सरफेस है, ठीक है। ये बात मुझे पहले ही टॉपिक में बता देनी चाहिए थी कि जो चार्ज होता है, जितना भी एक्सेस चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो हमेशा सरफेस पे रहता है।
ठीक, वो सरफेस पे इसीलिए रहता है ताकि अंदर फील्ड जीरो हो सके। ये भी एक पॉइंट है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता चाहता हूं कि जो चार्ज होता है वो चाहे एक्सेस चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा ऑन द सरफेस रहेगा, तभी इनसाइड जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस पॉइंट में इसने क्या कहा कि एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर, चाहे यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लें, यहां एक पॉइंट मान 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 लें, हर पॉइंट पर फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। जो फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते कि ऐसे एक लाइन बना दें। अगर आपने ऐसे एक लाइन बनाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर ये होगी, तो ये सही है और ये वाली गलत है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। ठीक, पॉइंट सेकेंड। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है और इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही मैंने आपको एक बात बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और मैंने इसका रीजन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। दो तरीके से वर्क डन निकाल के उसको जीरो प्रूव करना था, याद करिए। और मैंने बताया था ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ऑनलाइन मैंने अपने ब्लॉग पर जाके आपको जो क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए कहा होगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको मैसेज डाला था कि ब्लॉग पर जाइए और क्वेश्चन डाउनलोड करिए। तो वहाँ से जब आप क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर पड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा कि वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या वाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, उसी के आंसर में ही इस टॉपिक का भी आंसर छुपा हुआ है। तो आपको बताते हैं हम, एक्चुअली ये हमारा एक कंडक्टर है, एक प्रकार का कंडक्टर है। तो जब आपने इसको कोई भी चार्ज दिया या लिया, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको कोई चार्ज दिया या लिया तो ये चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द इंटायर सरफेस, पूरी की पूरी सरफेस पर। मैंने ये नहीं कहा इंटायर बॉडी, क्योंकि सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, घुस के अंदर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप चार्ज देंगे दैट चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस, वो अंदर नहीं जाएगा। एक्सेस चार्ज जो भी है वो ऑन द सरफेस रहेगा। तो जो एक्सेस चार्ज ऑन द सरफेस आया है, वो चार्ज जब ऑन द सरफेस आया तो इक्वली, मतलब इक्वली नहीं कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है जहां जितनी चार्ज की जरूरत थी वहां उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने पर क्या होगा, जब चार्ज हर जगह पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कहीं का पोटेंशियल V1 है, कहीं का पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल। और जब पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल तो सरफेस हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी हाँ, इस कंडक्टर की जो ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर मैंने आपको एक बात बता दी, क्या बता दिया कि हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है और जब हर पॉइंट का एक पोटेंशियल इक्वल होगा तो ये हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, जैसे कि पॉइंट 2 में समझाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर के 2 पॉइंट्स को समझ लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में और तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कुछ नहीं है, तीसरा पॉइंट यही कहता है कि इनसाइड द कंडक्टर एट द कंडीशन ऑफ स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में इनसाइड अ कंडक्टर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता। तो यहां पे तीसरा पॉइंट बनता है इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन का मतलब जब चार्जेस रुके हुए हैं, इनसाइड या इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हैं, इनसाइड नो एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट। ये तीसरा पॉइंट है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस जो बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी समझाती है बाकी बुकों के हिसाब से। कह रहा है कि इन स्टैटिक कंडीशन इनसाइड नो एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट, अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अभी मैंने ये बात आपको मैंने बताई थी कि जो भी चार्ज होता है वो कहाँ आता है, ऑन द सरफेस आता है। जो भी चार्ज आपका आएगा वो कहाँ आएगा, वो ऑन द सरफेस आएगा। कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं जाएगा। जब सारा का सारा चार्ज ऑन द सरफेस आएगा, ठीक, तब क्या होगा, सारा चार्ज जब ऑन द सरफेस आ जाएगा तब वो एक तरीके से फैल जाएगा और तभी अंदर की जो फील्ड है वो जीरो हो पाएगी और जो सरफेस का पोटेंशियल है वो हर पॉइंट का क्या हो पाएगा, इक्वल हो पाएगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है, क्योंकि तीसरा पॉइंट सही है, क्योंकि तीसरा पॉइंट कहता है कि इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट को अगर हम किसी दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेस चार्ज होता है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है ऑन द सरफेस। ये बात अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि एक्सेस चार्ज लाई ऑन द सरफेस। जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर लाई करता है, सरफेस के अंदर नहीं या बॉडी के अंदर नहीं लाई करता है। ये एक तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। ठीक, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, वो अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वो एक न्यूट्रल कंडक्टर है तो उसके अंदर भाई प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, हर जगह होंगे, तो वो तो अंदर रह सकते हैं। लेकिन जो एक्सेस है, मतलब जो कम या ज़्यादा हो गया है, जो एक्स्ट्रा हो गया, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो कुछ एक्स्ट्रा बचा, तो जो एक्स्ट्रा बचा दैट विल लाई ऑन द सरफेस। इस बात का ध्यान रखेंगे और इसी वजह से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ये हमारे पास एक बात आई यहाँ पर। अच्छा, अब यहां से अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड कोई भी चार्ज, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि अंदर अगर कोई चार्ज है तो वो न्यूट्रलाइज्ड है और जो चार्ज अंदर डेवलप होता है वो सरफेस पे आ जाता है। तो इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं होता, इनसाइड द कंडक्टर कोई फील्ड भी नहीं होती, क्योंकि फील्ड का मसला डायरेक्शनल है। इस पॉजिटिव की फील्ड इधर की ओर होगी और इस पॉजिटिव की फील्ड इधर की ओर होगी, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पोटेंशियल की तब कहानी उल्टी हो जाएगी। इस पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ पर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, और इस पॉजिटिव का भी पोटेंशियल यहाँ पर होगा। इसका पोटेंशियल अगर V1 है और इसका पोटेंशियल अगर V2 है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर ये हम कहें कि अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। अभी आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। हमारे हिसाब से अब यहीं पर आपको समझ लेना चाहिए कि इनसाइड भी पोटेंशियल होता है। इनसाइड पोटेंशियल को आप जीरो नहीं कर सकते, आप इनसाइड चार्ज को जीरो कह सकते हैं, और इनसाइड अगर चार्ज जीरो हो गया तो चार्ज डेंसिटी को भी आप जीरो कह सकते हैं। मतलब यू कैन राइट सिग्मा इक्वल्स टू जीरो या यू कैन राइट रो इक्वल्स टू जीरो। मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप जीरो लिख सकते हैं, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को तो अंदर जीरो रख सकते हैं, आप चार्ज को अंदर जीरो दिखा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जीरो दिखा सकते हैं, लेकिन आप पोटेंशियल को अंदर जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और वो ऐड हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। बिल्कुल सही, यही बात का है कि जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, वो थ्रू आउट द बॉडी, या उसमें कहा है कि थ्रू आउट द सरफेस, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। थ्रू आउट द सरफेस ये कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट होता है। मतलब ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार रिमाइंड कराने की जरूरत है कि चौथा पॉइंट यही है कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, मतलब रुके हुए चार्जेस का जो पोटेंशियल है ऑन द बॉडी, ऑन द सरफेस जो है, वो थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट है। मतलब ये जो बॉडी है इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। और खास बात क्या है, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके? पोटेंशियल इनसाइड द बॉडी, पोटेंशियल इनसाइड द बॉडी। अगर अंदर भी कोई पोटेंशियल है तो जो बाहर का पोटेंशियल है वही अंदर का पोटेंशियल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या निकला, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा कंडीशंस गंभीर हो गई। चारों पॉइंट को अगर एक में समराइज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं पहले पॉइंट के हिसाब से इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, पहले पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर जीरो होती है। दूसरे पॉइंट के हिसाब से एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस।
हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। बात को समझें, हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो हर पॉइंट पे कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब हर पॉइंट की फील्ड नॉर्मल होगी, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई फील्ड नहीं, तो अगला पॉइंट कहता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज सारा बाहर होगा तो अंदर चार्ज भी जीरो, और अंदर चार्ज अगर जीरो हो गया तो सिग्मा इक्वस टू क्यू अपान क्या होता है, क्यू अपान ए या रो इक्वस टू होता है क्यू अपान वॉल्यूम। तो अगर Q जीरो हो गया तो ये सब भी जीरो हो जाएंगी, इसका मतलब रो भी जीरो लिख सकते हैं आप चाहें तो। रो मतलब चार्ज डेंसिटी, 3 डायमेंशनल बॉडी है इसलिए मैंने चार्ज डेंसिटी रो ले लिया, रो भी जीरो लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा पॉइंट कहता है कि जो पोटेंशियल है वो जो आउटसाइड है वही इनसाइड है। तो अगर बाहर का पोटेंशियल आप V लेट कर रहे हैं तो अंदर का पोटेंशियल भी V इक्वल्स टू V ही होगा, अंदर बाहर का पोटेंशियल अलग अलग नहीं होगा। ये चौथा पॉइंट कह रहा है, मतलब इनसाइड और आउटसाइड सरफेस का जो पोटेंशियल है वे आपस में इक्वल होंगे, इवन दो दीज ऑल क्वांटिटीज आर इनसाइड जीरो। इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इस चीज को आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी इस पॉइंट में पॉइंट इंक्लूड था इसलिए मैंने आपको फिर से बताया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, कोई भी कंडक्टर है, ठीक, वो चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पर जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी E ऑन द सरफेस या नियर द सरफेस, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगी, इतनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस या एट द सरफेस जब आप निकालने जाएंगे तो ये E इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप आएगी। एन कैप जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यहां पे चाहे तो आप लिख सकते हैं वेयर एन कैप इज द परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंड कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब व्हाई दिस, यही वैल्यू क्यों है, ये क्वेश्चन अगर आप एराइज करना चाहते हैं तो इसका भी समाधान है हमारे पास, इसका भी सोल्यूशन आपको दे देते हैं। यही वैल्यू क्यों है, देखिएगा हमारे पास मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर पे हम छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं और इस छोटे से एरिया में, छोटे सा एरिया मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो DA है, ठीक, और इस कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस पे एरिया लिया गया है, ये मैं सोचेगा अंदर लिया गया है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी थी, इसके सरफेस पे हमने एक एरिया ले लिया DA नाम का। तो अगर यहाँ पर हम गॉस थ्योरम लगाएं, ट्राई टू गेट माई पॉइंट, अगर हम यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी ऐसे ऊपर की ओर, ठीक। तो अगर यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएं तो जो फ्लक्स है वो कितना होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अब सबको पता है कि जो Q की वैल्यू है वो हमारी सिग्मा इंटू A है, A मतलब DA से है, ठीक भाई। और जो फाई है, फाई को हम क्या लिखते हैं, फाई को हम लिख सकते हैं EDA, क्या लिख सकते हैं EDA। तो EDA इक्वल टू आ जाएगा DA अपान एप्सिलॉन नॉट, DA से DA आप यहाँ चाहें तो काट सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर वो इतनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस पे होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वो हमेशा इतनी होगी। ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हैं, जब आपने एक हॉलो स्फेरिकल सेल किया था गॉस थ्योरम से, तब वहाँ पर आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि वहाँ पर आपने जो वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जब ऑन द सरफेस आप कंडक्टर की बात करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो वहाँ भी आपने इस चीज़ का प्रूव किया था, यहाँ भी मैंने प्रूव कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर फाइनली प्रूव हो जाती है 5 पॉइंट्स के बाद कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी होती है 5 पॉइंट्स में हमारे कंडक्टर की पूरी स्टोरी आ गई कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें जब चार्ज रुका हुआ होता है तो क्या क्या होता है। तो एक बार जल्दी से आपको फिर मैं रिवाइंड करा दूं क्या है कि इनसाइड अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। एनसीईआरटी में
भी एक्सरसाइज में ऐसे डायग्राम्स बने हुए हैं जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलता है सही है या गलत है, कैसे हैं। तो आप एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस में जाके देख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कहां पर है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर वो डायग्राम क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जाके सॉल्व करिएगा, वहां पे भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कमियां हैं और क्या गड़बड़ बना हुआ है डायग्राम में। ये फर्स्ट चैप्टर में शायद बना हुआ है और पढ़ा मैं सेकंड चैप्टर रहा हूँ, इसको आप फर्स्ट चैप्टर में जाके करेंगे। द क्वेश्चन इज 1.26। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो अभी मैं आपके ऑन स्क्रीन नहीं हूँ क्योंकि मैं बुक के पास हूँ। 1.26 में जाएंगे तो आप सबसे पहला वाला डायग्राम देखेंगे जो 1.26 में ए पार्ट है। आपके पास अगर बुक है तो आप लोग प्लीज़ बुक खोल लीजिएगा। 1.26 में पहला वाला जो पार्ट है उस पार्ट में एक कंडक्टर दिया गया है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं दिख रही हैं हर एक पॉइंट पर, इसीलिए वो डायग्राम गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस भी देखिए फर्स्ट चैप्टर में दे दिया गया था और हम पर सेकंड चैप्टर में रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है हर पॉइंट पे नॉर्मल होती है। और हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जो चार्ज होता है वो इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो एक्सेस चार्ज होता है, मतलब अंदर पॉजिटिव जितना होगा उतना निगेटिव होगा। न्यूट्रल अगर पूरी बॉडी है तो अंदर चार्ज न्यूट्रलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट रह सकता है, लेकिन जितना एक्सेस चार्ज होगा वो सारा सरफेस पे चला जाएगा। इसलिए अंदर जो चार्ज डेंसिटी है रो वो भी जीरो होगी, अंदर का जो चार्ज है क्यू वो भी जीरो होगा, और जो सरफेस का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर का भी होगा, वही पोटेंशियल सरफेस का भी होगा। पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बॉडी के इनसाइड और बॉडी के आउटसाइड दोनों जगह पर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। और एक लास्ट में चीज़ आ गई कि बॉडी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नियर द कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी स्टैटिक बॉडीज होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनकी जो बॉडीज़ के नियर जो कंडक्टर होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा। तो आपने इतने पॉइंट्स में आपने किसी तरीके से देखिए कितने बेहतर तरीके से आपने इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। अभी क्या है बच्चों, अभी हम लोगों को एक और स्पेशल टॉपिक पढ़ना है जो कंडक्टर के बारे में ही है, जिसको हम एडिशनल टॉपिक कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 कह सकते हैं। ठीक, ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं तुरंत का तुरंत। क्या कहने जा रहा हूं मैं इस टॉपिक में, ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए शील्डिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शील्डिंग। तो शील्डिंग के बारे में कहावत है, देखिए शील्ड समझते होंगे आप लोग, देखा होगा पहले जो एम्परर्स किंग्स होते थे जब वो वार के लिए जाते थे, युद्ध लड़ते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि हाथ में शील्ड लिए रहते थे, हाथ में शील्ड लेकर रहते थे, तो उनकी वो सुरक्षा करती थी, उनकी रक्षा करती थी। जी हाँ, तो उसी से ये लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कंडक्टर भी एक तरीके से शील्ड की तरीके से काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को पूरा भरा हुआ है, मतलब पूरा सॉलिड कंडक्टर है। इसके बीच में अगर इतना बड़ा हिस्सा है और ये हिस्सा खाली है, ट्राई टू गेट माय पॉइंट प्लीज। ये हिस्सा अगर खाली है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, हम अपनी फिजिक्स में कैविटी बोलते हैं। जैसे आप लोगों के दांतों में खाली हिस्सा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोल देते हैं कि दांतों में हमारी कैविटी है। ठीक, तो ये हमारे दांतों के बीच में, या कह सकते हो ये हमारा जो दांतों के बीच में, यहाँ पे दांत नहीं है हमारे, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और यहाँ पर हमारे कंडक्टर हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर के जो अंदर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको हमने कैविटी कहा जाता है कि कोई भी चार्ज सरफेस पर कितना भी हम एक्सेस चार्ज देते जाएं इस बॉडी को, कितना भी एक्सेस चार्ज देते जाएं बॉडी को, वो सारा चार्ज ऑलवेज इस सरफेस पे आता जाएगा। क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि एक्सेस चार्ज जो होता है वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पर। ये वैसे ही है कि जैसे किसी भी योद्धा को कितनी भी आप धनुष बाण से तीर मारते जाएं, उसको लगातार आप उसके ऊपर अटैक करते जाएं, अगर उसके चारों तरफ एक शील्ड है तो उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही ये जो कैविटी है इसके चारों तरफ ये शील्ड की तरीके से बिहेव करता है कि व्हाट एवर मे बी द चार्ज, ठीक, ये हमेशा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। और इस कैविटी के अंदर, इनसाइड द कैविटी, जो आपका चार्ज होगा वो हमेशा कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा। और चार्ज ही इक्वल टू 0 नहीं होगा, इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी ये भी इक्वल टू 0 होगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़
जिसकी वजह से इस कैविटी को नुकसान पहुंच सकता था, इस कैविटी के अंदर रखी चीज़ को नुकसान पहुंच सकता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो उस वजह से ये चीज़ सुरक्षित रहेगी, इसीलिए कहते हैं शील्डिंग। जबकि जो पोटेंशियल है ऑन द सरफेस वही पोटेंशियल यहाँ होगा और वही पोटेंशियल इसके अंदर भी होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल वही होगा, Q 0 होगा, E 0 होगा और जो सरफेस चार्ज मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो 0 हो जाएगी, लेकिन V वही रहेगा, पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में मैंने आपसे बताया है कि क्यों 0 नहीं होगा। तो इनसाइड अ कैविटी, रिमेंबर द पॉइंट, इनसाइड अ कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0, चार्ज इज 0 एंड चार्ज डेंसिटी इज आल्सो 0। तो इनसाइड अ कैविटी वॉट एवर चार्ज इज गिवन ऑन द बॉडी, नो मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि इनसाइड कैविटी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी 0। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जैसे आसमान से बिजली चमकी, बिजली चमकना समझते हो ना, बिजली जो चमकती है तो जो लाइटनिंग होती है उसके दौरान चार्ज गिरता है नीचे की ओर, लाइटनिंग के दौरान कई बार चार्ज गिरता है, उसी को बिजली गिरना कहते हैं। वो किसी बॉडी पर अगर गिरता है और उस बॉडी को बर्बाद कर देता है, पूरा तहस नहस कर देता है। तो जब आसमान में बिजली चमकने का मतलब वही होता है। तो जैसे आप कार में बैठे हुए हैं, सपोज दैट यू आर सिटिंग इन अ कार, ठीक, आप कार में बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं कार में बैठकर, ठीक, तो इट मीन्स यू आर सिटिंग इनसाइड अ कैविटी। हाउ? आपकी कार जो है वो मेटेलिक कंडक्टर है, उसमें ऊपर नीचे चारों तरफ वो मेटल है, तो वो एक कैविटी की तरीके से बिहेव कर रही है। यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार, यू आर मूविंग इनसाइड अ कैविटी, तो व्हाट एवर इज द चार्ज कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कार, सरफेस ऑफ द चार्ज पर कोई कार पर कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाए, इनसाइड के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, योर बॉडी, पता है आपको कि आपकी जो बॉडी है ना वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो आपकी हार्ट बीट्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू गोइंग टू डेथ, ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं देन यू आर सेफ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जब कोई चार्ज गिरेगा तो वो आप कैविटी के तरीके से हैं, तो जो भी चार्ज आएगा वो सरफेस पे आ जाएगा, आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द रीजन कि यू आर सेफ, तो आपका आंसर होगा कि कार वर्क एज अ शील्ड, ये शील्ड की तरीके से वर्क करती है और हम लोगों को अंदर क्या करती है, सेफ कर देती है, सुरक्षित कर देती है। तो ये कहानी हमारी वहां पर होती है, ठीक है। तो ये भी स्टोरी बच्चों हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर की। कैसी लगी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर, हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था और देखिए कितना ज़्यादा डिटेल में थ्योरेटिकल स्टडी हुई, मज़ेदार टॉपिक रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मस्त लगा होगा। एंड लेट मी नो आल्सो कि हाउ वाज दिस टॉपिक, हैव यू एंजॉयड और नॉट ड्यूरिंग दिस लेक्चर, ठीक है। अभी ये कनेक्शन बॉन्ड हमने जोड़ लिया है। अब आप पूछोगे सर ये हाउ इट वर्क्स एज अ कनेक्टिंग बॉन्ड बिटवीन दिस टू टॉपिक, पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। तो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू कि हाउ इट इज वर्किंग एज अ बॉन्डिंग, या हाउ यू कैन से कि इट इज वर्किंग एज अ कनेक्शन बिटवीन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक्चुअली बेटा पोटेंशियल वाज ऑल अबाउट द चार्ज, पोटेंशियल जो था वो टोटल चार्ज पर फोकस्ड होकर पढ़ रहे थे, और कैपेसिटेंस जो है वो टोटल कंडक्टर पर फोकस्ड होकर पढ़ना है। तो चार्ज से कंडक्टर की ओर जा रहे थे हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर में यही तो हो रहा है, चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। तो अब हमारा जो पूरा कंटेंट है वो फोकस हो जाएगा चार्ज से कंडक्टर की ओर। तो अभी हम लोग जब कैपेसिटेंस पढ़ रहे होंगे तो हम लोग कंडक्टर 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 पढ़ रहे होंगे। समझ गए बात को, नहीं समझ गए? तो हम लोग टोटली कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों की जो क्लास है वो कंडक्टर के बारे में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कैपेसिटेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को पता नहीं है कैपेसिटेंस क्या होता है, लेकिन हम आपको बता दें, हमने एक दिन आपको क्लास में कहा था कि जब मैं भी बात पोटेंशियल की करूं तो पोटेंशियल का मतलब आप हाइट से लीजिएगा, हाइट या डेप्थ। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब डेप्थ, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हाइट। जिंदगी भर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। वैसे ही आपको अभी मैं जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज पढ़ा दूंगा आपकी जो कॉमन लाइफ से रिलेटेड है, वहां से उसको लिंकअप कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस भी पूरी लाइफ क्लियर रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जांपल में, एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस क्या है, टॉपिक क्या है, 2.7, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो है 2.7 है, उसको भी जरा देख लेते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.7। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं।
एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर वाई। ये तो अभी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि जो हमारा कॉम्ब होता है, कॉम्ब समझते हो ना आप लोग, कंघा जिससे आप लोग बाल खींचते हैं, बाल को संवारते हैं, सजाते हैं, ठीक। तो जो कॉम्ब होता है इसको जब अगर हम बालों से रगड़ने के बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को इसकी ओर लेकर जाएं तो अट्रैक्ट कर लेता है, क्यों? तो आपका जवाब होगा कि जब हम कॉम्ब को बालों से रगड़ते हैं, इसका जवाब देने में मुझे शर्म आ रही क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों के लिए। कॉम्ब को जब हम बालों से रगड़ते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और चार्ज जो होता है, कॉम्ब क्योंकि एक इंसुलेटर है तो कॉम्ब के ऊपर जो चार्ज होता है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्रिएट होता है और वहीं पर बना रहता है। अगर ये कंडक्टर होता तो ये कंडक्ट होकर हमारी बॉडी में चला जाता। ये इंसुलेटर है इसलिए इसको मेरे हाथ में भी रखा हुआ है, तो जहाँ पे ये क्रिएट हुआ है वहीं पर ये क्रिएट रहेगा, ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर पढ़ा रहा तो मैंने बताया था कि जो भी चार्ज एक्सेस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। तो वाट एवर चार्ज जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा तो उसी जगह पर, जहाँ भी क्रिएट हुआ उसी जगह पर ही रुका रहेगा। तो जब हम पेपर्स को लेकर जाते हैं तो पेपर्स में हो जाता है इंडक्शन, और इंडक्शन की वजह से पेपर भी चार्ज हो जाते हैं और वो अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं और कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। अब उसी में क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट हैपन इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज रेनी डे। अगर बारिश का दिन है, ठीक है, बारिश का दिन है और अगर बाल आपके गीले हैं तो क्या होगा? देखिए बाल अगर आपके गीले हैं तो ये नहीं होगा। बाल जो हैं उनमें आपने बहुत सारा ऑयल लगा लिया है या बारिश में आप नहा के आए हुए हैं तो आपके यहाँ ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो फिर ये चार्ज जो यहाँ पे आए हुए हैं ये नहीं आएंगे, और जब ये नहीं आएंगे तो इंडक्शन नहीं होगा, और जब इंडक्शन नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। सीधा सा जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बारिश के दिनों में क्या होगा, या आपने बहुत सारा तेल मटके में मुँह डाल के आप अगर आए हैं तो उस केस में क्या होगा ये आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। जो रबर होती है वो इंसुलेटर होती है। बच्चों जो रबर होती है वो इंसुलेटर होती है, इतना तो आप जानते ही होंगे, आई होप सो। जो रबर होती है वो एक इंसुलेटर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। कह रहा है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक, उनके जो टायर्स होते हैं उनको हल्का सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। रबर जो होती है वो इंसुलेटर होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो होता है उसके जो टायर्स होते हैं उसको कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से ये होगा कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो लैंडिंग और टेक ऑफ करते समय ज़मीन से रगड़ता है। जब वो लैंडिंग करता है तो ऐसे आता है, ऐसे गिरता है, तो उसके जो टायर्स होते हैं उसमें और जो हमारी सरफेस होती है उसके बीच काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, या कह सकते हैं कि आप उसके एयरक्राफ्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बीच, भले ही उसके अंदर लुब्रिकेंट रहता होगा, फ्रिक्शन होता होगा, और फ्रिक्शन कॉज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा होता होगा। अर्थ के बारे में कहा जाता है कि अर्थ जो है वो सब कुछ ले लेती है। अर्थ कोई भी चार्ज है तो अपनी ओर ले लेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ के पास जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो अर्थ में वो ट्रांसफर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि अर्थ के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, बॉडी से हट सकता है वहाँ से वो, तो ऐसा माना जाता है। तो अगर हमारा यह टायर बॉडी में, एयरक्राफ्ट की बॉडी में कहीं भी फ्रिक्शन हुआ है और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज वहाँ पर क्रिएट हुआ है, और अगर इस टायर को केवल इंसुलेटर बनाया गया तब गड़बड़ हो जाएगा। ये टायर अगर कंडक्टर बना तो जो चार्ज वहाँ पर डेवलप हुआ है वो टायर के थ्रू, क्योंकि टायर कंडक्टिंग है, टायर के थ्रू अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है, और जो ये चार्ज क्रिएट हुआ है ये आपको पता है ना, चार्ज कॉज कर सकता है फायर, आग लगा सकता है चार्ज। अगर एक्सेस मात्रा में चार्ज हो कहीं पर तो वहाँ पर आग लग सकती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आसमान में जब बादल टकराते हैं तो वहाँ पे चार्ज ही तो क्रिएट होता है। तो देखिए कितनी तगड़ी बिजली चमकती है, वो बिजली आती गिरती है, आग लग जाती है कहीं पर गिरती है। तो पेपर में निकलता है, अक्सर पेपरों में निकलता है, बिजली गिरने से लगी आग 4 घर खाक, ठीक, तो ऐसे पेपर में निकलता है। तो यहाँ पर फायर
लग सकती है और एयरक्राफ्ट हो सकता है जलकर खाक, ठीक, लग सकती है आग और हो सकता है जलकर खाक। तो ऐसा ना हो इसलिए टायर को हल्का हल्का, टायर जब आप काटेंगे तो टायर के अंदर देखेंगे एयरक्राफ्ट का टायर तुमको मिलेगा ही नहीं, लेकिन कभी किस्मत से मिल जाए अगर, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर वायर्स पड़े होते हैं, इसके अंदर वायर पड़े होते हैं, इस वायर की वजह से ये कंडक्टिंग हो जाता है, ठीक है। हमको भी नहीं मिला, हमने सुना है ऐसा कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। ये तो मैंने भी देखा है, जो वो होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है, जैसे ट्रक है जिनमें इनफ्लेबल मटेरियल लिखा होता है, पीछे देखो लिखा होता है इनफ्लेबल मटेरियल, अल्कोहल भरा हुआ है, स्पिरिट भरी हुई है। ऐसी जो व्हीकल्स होती हैं, ट्रक होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं, उनमें देखा होगा आगे भरा हुआ होता है, ठीक। तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये पीछे टैंकर लगा होता है, तो पीछे देखा होगा लिखा होता है इनफ्लेबल मटेरियल। तो ऐसी गाड़ियों में नीचे के एरिया में मैंने देखा है एक रस्सी लटकी होती है, ये रस्सी होती है एक प्रकार का वायर होती है, कंडक्टिंग वायर। ये इसलिए होती है कि गाड़ी के किसी भी हिस्से में कहीं कोई चार्ज डेवलप हो फ्रिक्शन की वजह से, तो ये चार्ज जो है ये अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाए, और लगातार चार्ज क्रिएट होता रहता है, और लगातार चार्ज जो होता है वो अर्थ को ट्रांसफ़र होता रहता है, क्योंकि चार्ज कॉज द फायर, और अगर फायर यहाँ पर डेवलप हो गई तो फिर बहुत बड़ा हादसा होगा, समझ गए ना। तो इसलिए जो चार्ज डेवलप होता है वो अर्थ के सरफेस में ट्रांसफ़र हो जाता है, और हमारी ये जो व्हीकल होती है जो इनफ्लेबल मटेरियल्स को लेकर जा रही होती है ये सुरक्षित बच जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि अ बर्ड परचेज on a bare high power line and nothing happened to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? देखिए जब बर्ड बैठी हुई है लाइन पर बर्ड बैठी हुई है तो उसके दोनों टर्मिनल जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, जहाँ पे वो बैठी हुई है तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बैठी हुई है। तो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बैठी हुई है तो नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कोई चार्ज का ट्रांसफ़र चिड़िया के पास नहीं होगा। लेकिन एक आदमी जब ज़मीन में खड़ा हुआ है और उसी लाइन को छू लेता है तो वो जो आदमी है, जैसे ये वायर था, ठीक, और ये आदमी था, इसने गंदे काम किया और इसने इस सरफेस को छू लिया, इस वायर को छू लिया। जैसे इस वायर को छुएगा तुरंत कंडक्टिविटी होना चालू होगी, और कंडक्टिविटी होना चालू होगी तो ये करेगा बीडी। पूछोगे बीडी क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्रेक डांस, ये ब्रेक डांस करेगा और इसको लगेगा शॉक। तो ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है चिड़िया वाले केस में, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स इनके बीच बैठा हुआ है, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जबकि जब आदमी बैठता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है और वो इस कहानी की ओर बढ़ जाता है। हमने चैप्टर की शुरुआत, तो ये एनसीईआरटी 2.7 देखिए कितना मज़ेदार टॉपिक था, इसको ना पढ़ते तो बिल्कुल भी एकदम सारा चैप्टर का मज़ा बेकार हो जाता जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिएगा, शुरुआत में हमने जब इस चैप्टर को शुरुआत किया तो इस चैप्टर की शुरुआत में, पहले चैप्टर की शुरुआत में हमने एक चीज़ पढ़ी थी डाई इलेक्ट्रिक। हमने कहा था इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो वो दिन आ गया है कि हम डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ाएं। तो देखिए कंडक्टर्स तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, कंडक्टर आप जान गए। एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होता है। कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, स्टोर करने में, बहुत कुछ करने में इनका बहुत कुछ काम है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या होता है, इनका नाम डाई इलेक्ट्रिक क्यों है, भाई इलेक्ट्रिक का मतलब एक इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब 2 इलेक्ट्रिक, ऐसा क्या है इनके अंदर, ऐसा अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का, जिसका नाम होगा पार्ट 7 ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के पार्ट 7 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल, और तुरंत इंट्रोड्यूस करना चालू कर देंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा देंगे, जो हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी कैपेसिटेंस कह रहे हो, तड़पा रहे हो, इतने दिन से पढ़ा नहीं रहे हो, तो आपकी तड़प दूर हो जाएगी और पार्ट 7 में आप कैपेसिटेंस पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 7 में, और आप लोगों के साथ हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो बढ़िया से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए और भी सारी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। जय हिंद बच्चों।